क्या सिर्फ किताबें समाज को बदलने के लिए काफी हैं या फिर जरूरत है जमीनी स्तर पर उतरकर जीवन की असली लड़ाई लड़ने की? कहा जाता है कि समाज को बदलने के लिए बड़े बड़े भाषण की नहीं बल्कि शिक्षा और संवेदनशीलता दोनों की आवश्यकता होती है। एक तरफ से अगर हम सोचे तो शिक्षा के मंदिर से निकलने वाली सोच और दूसरी ओर जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के जीवन में बदलाव लाने का संघर्ष। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स विद शिल्पा। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और फिर उसी पहचान का इस्तेमाल करने के बाद वो जमीनी स्तर तक गई, लोगों से मुलाकात की, उनके दर्द को महसूस किया और फिर समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर हुई और उनके जीवन में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंदर कौर की, जो सेक्रेटरी हैं महिला विकास शिक्षण प्रशिक्षण समिति की, साथ ही HOD MEd RGMM TTC की, और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो समाज में हो रहे बदलाव को या फिर बदलाव लाने की एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही हैं ताकि समाज में जो निचले स्तर पर लोग जी रहे हैं उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सके। साथ ही साथ ये शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग तो जगह ही रही है क्योंकि ये प्रिंसिपल भी हैं साउथ पॉइंट कॉन्वेंट स्कूल की, तो इसके माध्यम से वो नई युवा पीढ़ी जो है उनको गढ़ने का, समाज को गढ़ने का काम भी कर रही है। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका इंडिया टॉक्स विद शिल्पा में। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने कहा कि आप समाज को गढ़ने का काम कर रही हैं, आपने सिर्फ शिक्षा या जो भी ज्ञान आपने हासिल किया वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, उस ज्ञान को बांटने की कोशिश भी कर रही हैं। तो एक तरफ क्लासरूम और दूसरी तरफ असली जीवन का संघर्ष जो आप जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों की मदद करने की कोशिश करती हैं। वो सबसे पहला और सीधा सवाल आपसे ये करूंगी कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, क्या वो वाकई आज जो छात्र निकल कर आ रहे हैं, जो कल हमारे देश का भविष्य बनेंगे, क्या उनको जीवन के लिए पूरी तरीके से तैयार करने के लिए पर्याप्त है? क्या इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली से आप संतुष्ट हैं? अगर एक शब्द में मैं इसका जवाब दूं तो ना है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कई तरह के सुधार करने की जरूरत है, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं रियलिटी की और जब हम बात करते हैं जानने की, ये दोनों ही चीजें जो प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। शिक्षा का मतलब होता है सच्चाई से अवगत कराना, और जब हम सच्चाई को समझते हैं तब फिर हमें पता चलता है कि हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं। लेकिन हमारी शिक्षा अभी हमें कैसा बना रही है? हमें मेटेरियलिस्टिक बना रही है। शिक्षा जो वेदों में आप देखिएगा, वेदों में जो शिक्षा होती थी हमारे आज के वैदिक काल में, उस समय शिक्षा होती थी जब गुरुकुल में बच्चे जाते थे और उनको नेचर के साथ कनेक्ट किया जाता था और उनको ये बताया जाता था कि जीवन का मतलब मेटेरियलिस्टिक सुखों में नहीं है। वो आप जितना हासिल करोगे आपके ब्रेन का डोपामिन रिलीज होता रहेगा और इतना डोपामिन रिलीज होगा कि आप जीवन भर सिर्फ डोपामिन के पीछे भागते रहोगे, क्योंकि आपकी डिजायर तो कभी खत्म ही नहीं होगी। आपकी डिजायर कभी खत्म नहीं होगी। आप एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी के बाद फिर हेलीकॉप्टर और पता नहीं कहाँ तक, कहाँ जाके रुकेगा इंसान, कहाँ जाके रुकेगा। और यही कारण है जो हमारा डोपामिन आज इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से सब कोई उसके शिकार बन रहे हैं। पर्यावरण उसका शिकार है, जानवर उसके शिकार है। आप देखिए हमारे समाज में आज भी आप क्लाइमेट चेंज को फेस करते हैं, आज भी जानवरों के साथ क्रूरता होती है। क्या यही शिक्षा का उद्देश्य था? हमारी शिक्षा हमें क्या सिखा रही है? हमारी शिक्षा क्या आज बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने में सक्षम है? आज 5 साल हो गए हैं NEP 2020 को आए हुए, पूरी तरह से NEP 2020 लागू ही नहीं हो पाई, पूरी तरह से न कॉलेजेस में न यूनिवर्सिटीज में कहीं पर भी लागू नहीं हो पाई। शिक्षा के स्तर की अगर हम बात करते हैं शिल्पा, तो मुझे लगता है कि शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग एन HOD, आपको क्या लगता है कि आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कौन सी चुनौतियां देखती हैं आप जिसको ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, हमारी जो शिक्षा के क्षेत्र की चुनौतियों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कई पीढ़ियों से चली आ रही चुनौतियां हैं। जैसे 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, ये एजुकेशन पॉलिसी इससे पहले 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो वो पॉलिसी में बहुत सारे डिफेक्ट थे। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी जी एजुकेशन की पॉलिसी लेकर के आए
वो पॉलिसी आज भी थोड़ी बहुत करेक्शंस के साथ 1991-2 में उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ, वही पॉलिसी आज एजुकेशन में चलती आ रही है। और एनईपी 2020 लागू हुई, बात की गई इसकी 2020 में, कोविड आ गया, नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई, लेकिन अब कोविड को गए हुए भी कई साल हो गए, पर आज भी ये एनईपी 2020 लागू नहीं हो पाई। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जो मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि शिक्षा इंसान को बाइस्ड बना रही है। बाइस्ड कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो सिर्फ साइंस ही पढ़ रहे हो, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ कॉमर्स पढ़ रहे हो, आप आर्ट्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप आर्ट्स पढ़ रहे हो। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कहीं पर भी नहीं हो रही। और कहीं ना कहीं जो भी हम पढ़ाई की बात जब भी आप करें, जैसे आपने कहा कि हम साइंस पढ़ रहे तो साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे तो हम सिर्फ एक दिशा में बढ़ रहे हैं, जो दिशा हमें कहते हैं ना कि किताबी ज्ञान बस मिल रहा है। और इस किताबी ज्ञान का कहीं भी, क्या आपको लगता है कि क्या बाकी हम असल जीवन में इसका उपयोग कर पाते हैं? क्योंकि जो भी चीजें हम पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ क्लासरूम तक सीमित है, हमारे मार्क्स तक सीमित है, हमें डिग्रीज में, ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई है उनको तो आप यूटिलाइज कर ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। आप जब ऊपर जाते हैं, मतलब आप जब मास्टर्स करते हैं या पीएचडी करते हैं, तब जाकर के आप रियल फील्ड में आते हैं या रियल रिसर्च वर्क थोड़ा बहुत कर पाते हैं। लेकिन ये जो ग्रेजुएशन तक के आपके 20-22 साल निकल गए, उनका क्या? एक बच्चे का जो रियल विकास होता है ना, ये 16-17 साल तक पूरी तरह से ब्रेन डेवलप कर जाता है। एक एजुकेटेड ब्रेन पूरी तरह से डेवलप कर जाता है। इस समय आपने एजुकेशन में बाइफर्केशन करके एजुकेशन को पूरी तरह से शिथिल बना दिया है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें तुरंत सुधार करने की जरूरत है? क्योंकि हम देश का भविष्य गढ़ रहे हैं, एक तरीके से जो शिक्षक होते हैं वो देश का भविष्य गढ़ रहे होते हैं। और अगर हम इस तरीके से देश का भविष्य गढ़ रहे हैं कि उनके पास और कोई नॉलेज है ही नहीं, बस विज्ञान अगर पढ़ रहे हैं तो विज्ञान की नॉलेज है, अगर कला के क्षेत्र में है तो सिर्फ कला का नॉलेज है, और जो रियल लाइफ है उससे उनको अवगत ही नहीं कराया जाता। तो जब वो रियल लाइफ में जैसे इंटर करते हैं, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन उनको रियल लाइफ के जो भी सर्कमस्टांसेस है, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं, तो जैसे ही वो फेस करने पे आते हैं तो वो हताश हो जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन का कारण ये है कि हम शुरुआती दौर से उनको शिक्षित नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं उनको, किताबी एग्जाम का लोड है, ज्ञान दे नहीं रहे, एग्जाम का लोड दे रहे हैं कि आप ये पास करेंगे तब आप ऐसा कर पाएंगे, ये पास करेंगे तब आप ऐसा कर पाएंगे। एक्चुअल एजुकेशन को हम उनको दे ही नहीं रहे। कैसे सुधार किया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो एनईपी 2020 आई थी ना, ये बहुत सारे सुधार वाले मानकों के साथ आई थी। क्योंकि इस पूरी पॉलिसी को मैंने पढ़ा है, एनईपी 2020 को, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो कुछ सुधार तो हम ऐसे ही देखेंगे। क्योंकि एनईपी 2020 ये कहती है कि स्टूडेंट्स के लिए बाइफर्केशन नहीं है, वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, कहीं पर भी पढ़ सकता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, और इसी की जरूरत है आज हमें। हमारा एनईपी 2020 ये भी कहता है कि बच्चा जो है वो फिलॉसफी के साथ साइंस को भी पढ़ सकता है, कनेक्ट कर सकता है फिलॉसफी को साइंस के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, योगा के साथ, हेल्थ के साथ, और इसी होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है आज स्टूडेंट्स को। तो मुझे लगता है कि पहले तो एनईपी 2020 को पूरी तरह से पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। उसके बाद फिर हमें समझ में आएगा कि अब और कहाँ कमियां रह जा रही हैं। क्योंकि उसके बाद भी कुछ ना कुछ कमियां तो निकल के आएंगी ही, क्योंकि अभी भी हमारी जो एजुकेशन का पाठ्यक्रम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फॉल्टी है, क्योंकि हम पुराने ही चीजों को अभी लेकर पुराने ढर्रे पे बस चलते जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले एनईपी 2020 को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए, उसके बाद हम विचार और मंथन करेंगे कि अब कहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है। क्योंकि समय है एआई का, एआई का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। पहले बच्चों को कैलकुलेशन हाथ से सिखाई जाती थी, मुंह से पहाड़ा पढ़ाया जाता था, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। आज उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, अब एआई आ गया है। तो एआई आ गया तो इसका मतलब अब आपको लेटर ड्राफ्ट करना सिखाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, स्टोरी टेलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल अब रियल लाइफ को फेस करने की जरूरत है, मेंटल हेल्थ के बारे में जानने की जरूरत है, बच्चे को फिजिकल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है। तो एआई के आने के बाद अगर ये सारी चीजों को हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हम एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम का ढांचा खड़ा कर पाएंगे। आप एआई की जो भी बातें अभी कह रही हैं कि एआई आने से हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी या डेटा तैयार नहीं करना, कुछ भी करना है तो हम एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, एक स्टेटमेंट डालते हैं, एआई उसको करके आपको दे देती है। पर क्या आप मानती हैं कि बच्चों के रियल विकास में कहीं ना कहीं एआई बहुत बड़ा बाधक है? क्योंकि अगर हम शुरुआती दौर से एआई के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन वैसे डेवलप नहीं कर पा रहा है जैसा करना चाहिए।
ये बात सही है कि एआई बहुत सारी चीजों को ऑटोमेटेड मोड पे ले जाता है, और ऑटोमेटेड जब मोड पे ले जाता है, हमारे लिए ये चीजें एक्सेप्टेबल और आसान इसलिए हैं क्योंकि हम 80s 90s के लोग हैं और हमने उन सारी चीजों को करते हुए आए हैं, हमने सीखा है। लेकिन अभी के जो बच्चे अगर सीखेंगे ही नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा कि एआई जो डेटा जनरेट कर रहा है वो कैसे जनरेट कर रहा है। बाद में वो एआई पे इतना ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे कि अगर कल को एआई नहीं होता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट ही हो जाता है तो वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये मानती हूँ कि बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है, बेसिक चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन वर्क को जल्दी यूज काम करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि आसान बनाने के लिए, आप एआई को यूज कीजिए एक फैसिलिटेटर के रूप में, लेकिन ऐसे मत यूज कीजिए कि पूरा सारा कुछ आप एआई पे ही डिपेंड हो जाए, ऐसा नहीं। बिल्कुल, विज्ञान का शुरू से यही रहा है। हम जब भी विज्ञान की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि विज्ञान एक ऐसी चीज है जिसपे पूरी तरीके से डिपेंड अगर आप हो गए तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हानिकारक भी साबित होता है। हम उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को अगर देखते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी देखना, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं ये फील करती हूँ कि पेरेंट्स को भी इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को हमने भी यूज किया है कैलकुलेटर, पर बहुत दिनों बाद स्कूल्स में हमारे पास कैलकुलेटर्स नहीं थे, हमारे पास फोन नहीं थे, क्योंकि उस वक्त ये सारी चीजें उतनी, कैलकुलेटर्स तो थे पर फोन उतने अवेलेबल नहीं होते थे कि फोन हैंडी नहीं था, हर किसी के हाथ में नहीं होता था, पर आज बच्चों के हाथ में है। तो क्या आप ये मानती हैं कि जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियंस हैं जो भी हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चों को इन चीजों से शुरुआती दौर में तो बहुत दूर रखें ताकि उनका डेवलप एटलीस्ट मैच्योर हो पाए, डेवलप कर पाए उस तरीके से जैसे डेवलप होना चाहिए? देखिए, अभी अगर आप रियल फील्ड में जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि मदर और फादर दोनों ही वर्किंग है, और ऐसे में क्या होता है कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन रियल फील्ड में वो जहाँ ग्राउंड पे जब आते हैं तो ये चीजें नहीं हो पाती हैं। बच्चों के आप देखिएगा, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन है, बच्चा फोन देख रहा है तभी खाना खा रहा है, बच्चा फोन देख रहा है तभी कहीं जा रहा है, कुछ भी कर रहा है उसके हाथ में फोन है। और पेरेंट्स के लिए मजबूरी ये भी हो जाती है कि वो कहीं बाहर है तो फोन एक सुविधाजनक इक्विपमेंट बन जाता है उनसे कनेक्ट होने के लिए। तो इसीलिए आप जिस समय में है, इस समय में बच्चों को आप फोन से दूर नहीं रख सकते। क्या सलूशन है? इसका सलूशन ये है कि आप बच्चों को फोन के प्रॉस एंड कॉन्स, इन दोनों चीजों के बारे में बच्चों को बचपन से ही पढ़ाइए, उनके माइंड को सेट कीजिए। जैसे अभी हमारी समिति ने कई स्कूलों में मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग करवाई है। ये टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर बच्चों के अल्फा वेव्स को इंक्रीज किया जाता है। माइंड में, हमारा माइंड जब बहुत शांत अवस्था में होता है तो उसके अंदर अल्फा वेव्स जनरेट होते हैं। ये अल्फा वेव्स के समय बच्चा काफी संयम रहता है, उसे हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस पता चलते हैं। तो अगर आप बचपन से ही बच्चों को उस तरह के एजुकेट करते हैं, सारी बात एजुकेशन की है। अगर बच्चा एजुकेटेड होगा तो वो फोन के क्या प्लस चीजें हैं, क्या माइनस चीजें हैं उसको समझेगा, गलत चीजों के प्रति आगे नहीं बढ़ेगा और अच्छी चीजों को अपने साथ लेके आगे बढ़ेगा। तो आज के जमाने में हम सोचे कि हम बच्चों को फोन से दूर रख लें या हम बच्चों को इंटरनेट से दूर रख लें, वो कहीं जाएगा उसको फोन मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, वो ट्रेन में जाएगा वाईफाई मिलेगा उसको। तो स्कूल्स में भी इंटरनेट और फोन के बिना काम बिल्कुल, व्हाट्सएप पे टीचर्स के नोटिस भी व्हाट्सएप पे आते हैं, बिल्कुल टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आते हैं, फेसबुक पे स्कूल्स के सारे एक्टिविटीज दिखती है। आप बच्चों को कैसे दूर रखिएगा? तो आप उनके स्कूल वाले कहेंगे कि फेसबुक पे देखिए आपकी एक्टिविटी आ रही है, आपकी वीडियो आ रही है, तो आप कैसे दूर रख पाइएगा? बच्चा छोटा है तो भी कैसे दूर रख पाएगा? अगर एलकेजी यूकेजी के बच्चे हैं उनके यहाँ पर भी जब एक्टिविटीज होती है तो टीचर्स वीडियो बना करके फोन पे डाल देते हैं, तो आप कैसे दूर रख सकते हैं? दूर नहीं रख सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग आती है जो पेरेंट्स को भी करनी चाहिए कि बच्चों के हम अल्फा वेव्स को कैसे एक्टिवेट करें, उनको कैसे संयमित बनाएं और उनको सही गलत के बीच में फर्क करना सिखाएं। क्योंकि अगर आप बचपन से ही बच्चों को सही गलत का फर्क करना सिखा देंगे तो बड़े होकर के ये परेशानी आएगी नहीं। हम ये परेशानी इसलिए फेस कर रहे हैं कि हमने अपने जीवन के उस दौरान, जब फोन था ही नहीं, तो हमने इस तरह की चीजों, ऐसे चैलेंजेस नहीं थे। उस समय के चैलेंजेस कुछ और थे, आज के चैलेंजेस कुछ और हैं। तो आज के जमाने के जो चैलेंजेस हैं उसको हमें उस हिसाब से ही डील करना होगा, संयम के साथ। फोन से दूरी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि जो सिस्टम है आज का जो सिस्टम है उसने कहीं ना कहीं युवाओं को भटका दिया है? बिल्कुल, मैं मानती हूँ।
इसके दो वजह है। देखिए, युवा जो है वो सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, रील्स है, अभी तो एआई आ गया, एआई से कई तरह के वीडियोस बनाते हैं, वहां से उनको कई बार इनकम भी होती है। फेसबुक इनकम दे रहा है, इंस्टाग्राम से इनकम हो रही है। तो वो क्या है, उनकी पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो गई है, वो रियल लाइफ से अनटच्ड हो गए हैं और आज भी वो जिंदगी को सोशल मीडिया को लेकर के ही कनेक्ट करते हैं। फेसबुक पे लाइक नहीं आए तो डिप्रेशन हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे लाइक नहीं आए तो डिप्रेशन हो जाएगा। अब वो सबको कहते चलते हैं हमारे लाइक करो, हमें शेयर करो, कमेंट करो। तो आप देखिएगा ये ट्रेंड चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम इससे दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन एक लाइफ ऐसी जरूर अपने आज की पीढ़ी को दे सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि नेचर से कनेक्ट होने में भी एक सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल है जो आपके ब्रेन में डेवलप होता है, वो आपकी वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। बहुत एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनुष्य का जब इवॉल्वमेंट हो रहा था, जब मनुष्य इवॉल्व हो रहा था, बंदर से जब मनुष्य बनने की श्रेणी में जब हम आ रहे थे, तो उस समय हमारे ब्रेन में दो केमिकल्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे। एक तो डोपामिन और दूसरा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो हमें बहुत प्लेजेंट फील कराता है, हमें ये फील कराता है कि हम अच्छे हैं, वेल बीइंग फील कराता है हमें। तो अगर आप उसको नेचर के साथ कनेक्ट कराते हैं, डेली एरोबिक्स कोई फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, जुम्बा कराते हैं, या फिर उसको बोलते हैं कि योगा करो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, इस तरह की एक्टिविटी जब होती है तो उससे उसको कई बेनिफिट्स मिलते हैं। दिमाग में भी बेनिफिट होता है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, थोड़ा सा हम फोन से डिस्कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज में भी जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो मुझे लगता है कि यही हम दुनिया जीत लेंगे। यही सही है। सिस्टम से युवाओं के भटकने की बात को आप स्वीकार करती हैं। यहाँ से एक सवाल मेरा और रेज हो रहा है कि अभी बहुत चर्चा में एक नाम आपने सुना है, कॉकरोच जनता पार्टी का। तो ये जो पार्टी है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जानना चाहूंगी तो क्या लगता है कि ये सिर्फ एक मजाक है या फिर वाकई इसका कोई गंभीर सामाजिक संकेत की तरफ इशारा भी? ऐसा मुझे नहीं लगता। जिस तरह से आपने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सोशल मीडिया से सुना है, मैंने भी सोशल मीडिया से सुना है। सबने सोशल मीडिया से सुना है। रियल ग्राउंड पे मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं इस बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी कर नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया में इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं इसलिए आती रहेंगी क्योंकि हमेशा लोगों को एक नया टेस्ट चाहिए होता है, कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, कुछ ना कुछ एक टाइम पीरियड के बाद। भी कहना है ना कि कुछ आम लोग हैं जिनका ये कहना है कि ये आम जनता से कनेक्ट करने वाली पार्टी है, जो सोशल आम जनता पार्टी सोशल मीडिया से रेज हुई। हाँ, आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी पार्टी भी थी, तो आम आदमी पार्टी से आया है ये सब कुछ। अगर वहां से आया है तो भी कितना फ्रूटफुल होगा आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पार्टी से नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आज के जो सो कॉल्ड जेनजीज हैं, वो एक कोई स्टेटमेंट आता है या कोई भी एक ऐसी चीज आती है सोशल मीडिया पे और उस पे हम बिना उसके कुछ भी सोचे कि उसका बैकग्राउंड क्या है या इसका आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या इसकी रियलिटी क्या है, हमने उसको जानने की जरूरत नहीं समझी। एक स्टेटमेंट आया जिससे हमको लगा कि नहीं, ये तो मेरे से थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे रेज कर रहे हैं या ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो उससे आपने रिलेट किया और आपने फटाफट से 2 से 3 दिनों में उसके फॉलोअर्स मिलियंस में कर दिए। कितना सही मानती है? देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि इस तरह की आने वाला भविष्य हमारा जेनजी है। बिल्कुल, जेनजी हमारा भविष्य है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो जेनजी है ना, इसको बहुत ज्यादा ट्रेंड करने की जरूरत है। इनके अंदर अभी मेच्योरिटी उस लेवल पे आई नहीं है जो मेच्योरिटी सच में इन चीजों को जानने के लिए जरूरी है। तो अभी जेनजी के पास वो मेच्योरिटी नहीं है कि वो चीजों को समझ सके, वो सिर्फ रिलेटेबल चीजों को ही समझ रहे हैं। तो रिलेटेबल चीजों को समझने पे बाद में वो कहेंगे हाँ ये क्या हो गया। तो ये चीजों को बहुत गहराई से समझने के लिए फिर से मैं आती हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी फॉल्टी है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर एजुकेशन रियलिटी से आपको इंट्रोड्यूस कराता है तो वो एजुकेशन है। अगर एजुकेशन आपको मैच्योर बनाता है, आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, तो वो एजुकेशन है। आपके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन भर देता है, डेटा भर देता है, तो वो एजुकेशन नहीं है। क्या आप ये मानती हैं कि आज का एजुकेशन सिस्टम जो है वो